हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक की। संडे को हम चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स मींस उसकी एनालिसिस करते हैं और उसमें हम बिजनेस भी एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल भी करते हैं और टेक्निकल भी एनालाइज करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि चार्ट ऑफ द वीक में हम उस स्टॉक को लेकर आए जिसमें विद इन 1 ईयर 40% या उससे ज्यादा का पोटेंशियल गेन देने का कैलिबर हो। तो यहां पर जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि 40% प्लस गेन का जिसमें कैलिबर हो, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर ओवरऑल मार्केट का इंपैक्ट हमेशा स्टॉक के ऊपर रहता है। स्टॉक जितना मर्जी अच्छा हो, ऑपरेटर्स का भी इंपैक्ट रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी रहता है और बाकी सिचुएशंस का भी रहता है। तो समटाइम्स यहां उस टारगेट को अचीव करने में कम टाइम भी लगता है, समटाइम्स ज्यादा भी लगता है। वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, और जब वॉलेटिलिटी पार्ट होती है तो ऐसे में अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक स्टॉक में जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5%। तो 5% से ज्यादा एक स्टॉक में हमें नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी यहां पर किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मैं सिर्फ यहां पर इस एजुकेशनल वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी आपने करना है अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आती है। सबसे पहले हमने यहां पर जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इसका स्क्रीनर डॉट इन पर जाकर हमने पूरा चार्ट ओपन किया हुआ है। और जब हमने यहां पर इसका सारा डेटा ओपन किया है, देन मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 7,256 करोड़, करंट प्राइस इज 76 एंड बुक वैल्यू इज 76.9, यानी कि ये एग्जैक्टली बुक वैल्यू पर ही अवेलेबल है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है, उस टाइम पर अगर हमें वो कंपनी बुक वैल्यू पर भी मिल जाए और उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो हमेशा बुक वैल्यू से डबल या ट्रिपल पर चलती हो, तो वो हमेशा एक अच्छी बैट होती है। एक बहुत अच्छी कंपनी को फेयर वैल्यू पर अगर खरीदा जाए बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट पैटर्न एज वेल, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट फॉरगेट दिस, देन it could be a potential stock that could give us 40% gain in 1 year, and we are searching for that. So यहाँ पर price earning ratio, that is the PE ratio, is less than 10, सिंगल डिजिट में यहाँ पर PE ratio है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11.8%। ये FMCG, सो ये NBFC कंपनी है। NBFC कंपनी के केस में 25-30% ROC नहीं होता है, क्योंकि इनका काम इनके अगर वर्टिकल है, ऐसा कोई अगर इनका बिजनेस का पार्ट है कि जिसमें लोन लेकर लोन दिया जाता है, तो वहां पर 25-30% की CAGR नहीं आ पाती। और ऐसे केस में जो डेट इक्विटी रेशियो है, हमें उसमें भी इस बात को समझना चाहिए हमेशा कि NBFC के केस में डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जो इन्होंने पैसा उधार लिया है, उधार देने के लिए जो बोरो किया है लैंड करने के लिए, तो ये एक इन्वेंट्री बन जाती है इनके लिए। सो डेट इक्विटी रेशियो कुड बी मच मोर हायर एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। से फॉर एग्जांपल, अगर इस चीज को समझना है तो यहां पर अगर हम HDFC लिमिटेड की बात करने लगे, तो HDFC लिमिटेड अगर हम बात करें तो उसका डेट इक्विटी रेशियो इज 2.87, क्योंकि इनका काम है पैसा उधार लेकर उधार देना। सो वापस से हम जेएम फाइनेंशियल पर जाते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है? 54.8%, प्लेजिंग परसेंटेज 0। तो यहां पर किसी भी तरह की प्लेजिंग नहीं है। अब हम यहां पर आते हैं, इसका एक बार देखते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, हम P&L स्टेटमेंट में जाकर देखते हैं तो ये इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। 601 जो सेल्स है, 601, 886, 864, 1000, अगेन 1000, 1300, 1600, 2300, 3000, 3400, 3446, ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज दिस वाज द ईयर ऑफ पेंडेमिक व्हेन इट वाज स्टार्टेड। उसके बाद में पूरे साल 2021 में पेंडेमिक रहा, उसका इंपैक्ट है। लेकिन जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स हैं उनमें फिर से हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अपने आप में इस चीज को सिग्निफाई करती है, इस चीज को साफ साफ दर्शाती है कि कंपनी ने वापस से अपना जो ग्रोथ मोमेंटम है उस चीज को वापस से मेंटेन कर लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, 152, 175, 121, 183, 210, 331, 400, 470, 601, 572, 545, 590, and recently trailing 12 months net profit is the highest ever, 735 crore. It's not a small company. 700 crore rupees का net profit
आफ्टर टैक्स आना, बिकॉज बिफोर टैक्स द नेट प्रॉफिट इज 1321 करोड़। ये कोई छोटी मोटी कंपनी की पहचान नहीं होती। बिफोर टैक्स 1300 करोड़ रुपीस का एक साल का नेट प्रॉफिट आना, सो दिस इज एब्सोल्युटली फंटास्टिक। एंड एज फार एज क्वार्टरली रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड, सो लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर हम देखें, दिस इज ऑन द हायर साइड। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है लास्ट 2 क्वार्टर्स की एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है लास्ट 2 क्वार्टर्स का। तो यहां पर अगर पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर नेट प्रॉफिट देखें, देन दिस इज अमेजिंग। यहां पर जो मैं सेल्स की बात कर रहा था, अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर है और यहां पर नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो ये जब हाईएस्ट एवर नंबर्स आते हैं तो फाइनेंशियल्स आर अमेजिंग, मींस कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। उसके बाद में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाने लगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में वी कैन सी प्रोमोटर्स के पास यहां पर 54% हिस्सेदारी है। 54% हिस्सेदारी। अब यहां पर अगर देखें तो प्रोमोटर्स के पास कुछ हिस्सेदारी यहां पर कम हुई है, तो यहां 62% थी, वो कम होकर 54.81% रह गई। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो यहां पर इन्होंने कैपिटल को रेज किया है। अब जब कैपिटल यहां पर रेज की है तो इन्होंने जो फ्रेश कैपिटल यहां पर इश्यू की, वो किसको की है वो साफ साफ नजर आता है। वो इन्होंने यहां पर FIIs को किया। यहां अगर आप देखोगे तो 17% FIIs के पास थी, दैट इंक्रीज होकर 23% के आसपास हो गई। अभी 21% है, बट स्टिल 17% से 21% है। साथ में DIIs के पास जो सिर्फ 4.76% थी, वो इंक्रीज होकर 10.45% हो गई है। और पब्लिक के पास एक्चुअल में लास्ट 3 इयर्स में अगर हम देखें तो 15.8% से कम होते होते 13% रह गई है। तो यहां पर ये नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं। अब बात करते हैं इसका बिजनेस क्या है। जो हम पहले जनरली समझते थे तो उसको अभी समझ लेते हैं, इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। नाउ बिजनेस की बात करें तो यहां JM फाइनेंशियल्स की हमने वेबसाइट ओपन की। दिस इज द मेन वेबसाइट jmfl.com एंड व्हाट वी डू, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत सारे काम आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आता है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, कैपिटल मार्केट लैंडिंग, bespoke फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट रेटिंग एंड सिंडिकेशन, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ग्रुप एंड रियल एस्टेट कंसल्टिंग। और मॉर्गेज लैंडिंग में इनका काम है। ये रिटेल मॉर्गेज में भी है, मींस लोन भी देते हैं, होलसेल मॉर्गेज भी है, यानी कि जो बड़े स्केल पर लोन दिया जाता है वो भी है। ऑल्टरनेट एंड डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, तो यहां एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, मींस अगर किसी के पास बहुत ज्यादा लोन हो गया है और वो अपना रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसके लोन को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना कि वो धीरे धीरे बिजनेस के साथ में उस लोन को रिपे कर सके। जैसे मान लो किसी ने एक लोन लिया और लोन लेने के बाद में उसकी ड्यू डेट आ गई, अब वो ड्यू डेट पर उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है पूरे को, तो उसकी EMI बना देना, यानी कि इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर देना उस लोन को कि वो धीरे धीरे करके उसको रिपे कर सके और वो बैड डेट ना बन पाए, वो NPA ना बने, तो इसको रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इनका ये भी काम है। साथ में एसेट मैनेजमेंट भी है, वेल्थ मैनेजमेंट भी है, सिक्योरिटीज भी है। यहां पर इन्होंने जो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज, इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई हुई है, जहां इन्होंने सारी चीजें अलग से मेंशन की हुई है कि इनका ट्रेडिंग भी है, ट्रेडिंग में सारी चीजें हैं, इक्विटीज, करेंसी, कमोडिटीज, स्टॉक लैंडिंग एंड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स एंड PMS एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड US इन्वेस्टिंग, इक्विटी पब्लिक ऑफरिंग, फैमिली ऑफिस, एस्टेट प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड लैंडिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये इनका बेसिकली सारे ही काम हैं उसी तरह के जैसे मोतीलाल ओसवाल के हैं। तो कुछ चीजें यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। JM फाइनेंशियल यहां पर रिटेल ब्रोकिंग में कम है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है, प्राइवेट इक्विटी में ज्यादा है। जो मोतीलाल ओसवाल हैं, मोतीलाल ओसवाल वहां पर ब्रोकिंग में ज्यादा है, प्राइवेट इक्विटी में कम है। तो थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है इस तरह का। ग्रोइंग बिजनेस है, ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियंस इज ओनली $2000 ईयर पर कैपिटा, ऑफ कोर्स वो ईयरली होती है, लेकिन अमेरिकन की दिस इज $70,000। तो यहां से बहुत बड़ा गैप है। चाइनीज आर ऑल्सो मेकिंग ऑलमोस्ट $10,000 a year। तो ये PPP मॉडल पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहा हूं। और एक्चुअल में PPP के अपने कुछ फायदे हैं, इस चीज को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूं। बट पर कैपिटा इनकम नॉमिनल वैल्यू में आज की रेट में इंडियंस की $2000 है और अमेरिकन की $70,000 है। देयर इज अ बिग गैप। सो इस बिग गैप का मीनिंग क्या है? एज एंड व्हेन आवर पर कैपिटा इनकम विल कीप ऑन ग्रोइंग, वी विल बी मच मोर कैपेबल टू सेव मोर, इन्वेस्ट मोर, एंड म्यूचुअल फंड का बिजनेस बढ़ेगा, प्राइवेट इक्विटी का बिजनेस बढ़ेगा, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सारे बिजनेस यहां पर बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो ये ग्रोथ जो चल रही है,
है इस कंपनी की, जो हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं, जहां पर सेल्स की भी लगातार ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की भी लगातार ग्रोथ की बात करें तो साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा है। यहां पर अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक यहां जो बड़ी अच्छी सी बात है वो क्या है कि यहां टेक्निकल चार्ट पैटर्न में इस लेवल पर इस स्टॉक ने लगातार सपोर्ट दिखाई है। तो ये एक सपोर्ट वाला एरिया है जहां पर बार बार स्टॉक आता है और यहां से सपोर्ट लेकर चला जाता है। नाउ व्हेन स्टॉक इज मींस दिस कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स रिजल्ट्स, रेवेन्यू वाइज भी एंड नेट प्रॉफिट वाइज भी। तो यहां पर ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है एक बार सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई इसका क्या था? ऑल टाइम हाई वाज 188 और अगर करंट प्राइस से लेकर 188 तक की अगर हम मेजर करने लगे कि कितना टाइम ऊपर जा सकता है, देन 148% का यहां से पोटेंशियल गेन है। 148% अगर हमारे 2.5 ईयर्स में या 3 ईयर्स में भी आ जाए, अगर 3 ईयर्स में भी आ जाए तो भी हमारी 40% की CAGR आ जाती है। मैं यहां पर यह बात करता हूं, ये तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, मोर देन 1 ईयर लग जाए, 2 ईयर्स भी लग सकते हैं, 3 ईयर्स भी लग गए तो भी 40% की CAGR आती है। नाउ सेकंड पॉइंट है कि जो इसका रिसेंट हाई था जहां ये बार बार जाता है ऑलमोस्ट सेम लेवल पर, कि यहां भी इसने सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, यहां भी सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, तो अगर ये सेम लेवल पर वापस चला जाता है जो इसने रिसेंटली यहां पर टच किया था जुलाई मंथ में, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ग्रोथ है दैट इज 54%। अगर ये 54% 1 ईयर में आ गया तो अपने पैसे बन गए। जो 40% CAGR हमें इक्विटी में अपने पैसे लगाकर चाहिए होते हैं, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, तो ये 40% से बहुत ज्यादा फिगर है। मींस आफ्टर टैक्स 40% उससे भी ज्यादा बचते हैं, क्योंकि 54 में से अगर 15% निकालें तो ये ऑलमोस्ट 8% होता है, क्योंकि 100 का 15% नहीं निकालना, कैपिटल का 15% नहीं निकालना, हमें 54 का 15% निकालना है। 54 का अगर 85% काउंट करोगे तो ये 45% के आसपास की रिटर्न निकल कर आती है, इवन दो ये 1 साल से पहले अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है तो भी। तो इस तरह से पैसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पूरे पीरियड में जब 1 साल की हम बात कर रहे हैं दैट वी कैन मेक मोर देन 40%, तो यहां पर इस बीच में कितनी बार कितनी वोलेटिलिटी आएगी, कितनी बार मार्केट गिरेगी, कितनी बार उठेगी, कितनी बार 20% जाकर वापस से 20% रिट्रेस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नोबडी नोज अबाउट इट। और जब इन बातों का नहीं पता तो कंसिस्टेंटली यहां पर पैसा कमाने का एक ही तरीका है, वोलेटिलिटी से गो थ्रू करना पड़ेगा, इससे होकर गुजरना पड़ेगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में रहकर देखने की भी हैबिट डालनी पड़ेगी और रेड में, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होते हुए भी देखने की आदत डालनी पड़ेगी। यहां पर अगर हमने किसी सिस्टमेटिक अप्रोच से एक बार एंट्री ली है तो उसमें टेक्निकल टारगेट पर ही निकलना है। इस चीज के लिए अपने आप को पेशेंट रखना पड़ेगा, यहां पर समझदारी दिखानी पड़ेगी, टेक्निकल सीखकर, बिजनेस एनालाइज करके और फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ के जब हम कोई बेट लगाते हैं, किसी स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं और 5% से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, तो वोलेटिलिटी को गो थ्रू करते हुए हमारे पैसे लगातार बनते हैं। 40% साल का कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ मुश्किल तब होता है जब हम सीख कर नहीं करते। यहां सीख कर करने की जरूरत है। सीखते रहिए, मजे करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।